सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विनीत और मैं आप लोगों के बीच आ गया हूँ एक बहुत ही अमेजिंग सीरीज लेके, वन शॉट सीरीज। सो बच्चों, वन शॉट होता क्या है? सबसे पहले अपन जानते हैं वन शॉट कुछ नहीं है, 1 घंटे के अंदर आपका पूरा होल रिवीजन ऑफ अ चैप्टर। और ये वन शॉट सीरीज मैं कह रहा हूँ, अगर आपने बिल्कुल ध्यान से देखी है और एकदम एक एक पॉइंट पे ध्यान दिया है ना, तो देखो, जिनको पहले से आता है उनका तो अच्छे से रिवीजन होगा ही। बट जिनको थोड़ा नहीं आता है, थोड़ा उन्होंने कम पढ़ाई करी है, तो उनका बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं वो एग्जाम में। आई कैन बेट यू आफ्टर वॉचिंग दिस। सो लेट्स स्टार्ट। अब आप पूछोगे सर ठीक है, आपने ये सब समझा दिया, वन शॉट वगैरह, ये आपने शॉट भी मार के दिखा दिया, देखो वन शॉट एकदम 99 पे ला रहा है। बट ये जो दिल है, ये क्या है? दिल कहाँ से आ गया सर? एग्जाम आ रहा है, आप दिल विल की बातें करो। देखो, ये दिल वही है। ये दिल है जीएफ, आपकी जीएफ, आपका बीएफ, और आपका इंस्टाग्राम, आपके रील्स, आपका फेसबुक। तो ये सब चीजें आपको इस टाइम पे मैं कह रहा हूँ करनी चाहिए, बट मतलब थोड़ा कम कर दो यार। देखो, थोड़ा सा लास्ट के टाइम में अच्छे से पढ़ाई कर लो, फिर वापस से करो। सो ये अगर अभी आप लास्ट के टाइम पे करोगे ना, तो आपको बिल्कुल ऐसे ही नीचे लेकर के जाएगा। बट अगर आपने यही दिल अगर हमें दे दिया ना, तो आप हमारे साथ एकदम ऊपर चलोगे। ऊपर कहाँ? ऊपर नहीं ऊपर मत जाना है, मतलब एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर करोगे। केमिस्ट्री आ चुका है, अब नेक्स्ट स्लाइड आ जाती है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मुझे पता है इस घड़ी में जितना टाइम जल्दी गया, वैसे ही आपको लग रहा होगा कि यार इतनी जल्दी एग्जाम आ गए, अभी तो टेंशन शुरू हुई थी। बट टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। हमेशा इनकी तरह हैप्पी रहो, खुश रहो। देखो, क्या होता है एग्जाम के अंदर, 30% मार्क्स आपके टेम्पर के होते हैं। अगर स्पेशली एमसीक्यूज वाले में, अगर मतलब आपका थोड़ा दिमाग कूल है ना, तो आप कुछ 30% मार्क्स आसानी से कर सकते हो। मतलब अगर आपने क्लास में थोड़ा बहुत भी ढंग से सुना है और वन शॉट कर दोगे, तो आराम से अपन ले आएंगे, जितने मार्क्स भी लाने हैं अच्छे ही लाएंगे कुल मिला के। सो टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला। अगर नहीं आता है तो टेंशन लोगे तो और नहीं आएगा। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। सो स्टार्ट करते हैं। ये जोश है भाई साहब, ऐसा जोश चाहिए। फिर से दिल आ गया, देखो मैं क्या कर सकता हूँ। सो लो 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 स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा पेन वेन का कलर चेक कर लेता हूँ, पेन का। एक सेकेंड, कलर थोड़ा अच्छा ले लेते हैं, येलो। हाँ, तो बच्चों ये क्या बोल रहे, केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन क्या होती है? सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन होती क्या है। सो केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं है, अगर हम किसी सब्सटेंस को कोई केमिकल चेंज के अंडर को करा है, मतलब किसी सब्सटेंस में हम कोई केमिकल चेंज करें, तो वो एक दो मतलब बहुत नए प्रोडक्ट्स बनाता है, और जो प्रोडक्ट्स वो बनाता है, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो एंटायरली डिफरेंट होती है उस रिएक्टेंट की। मतलब जैसे हमने एक पकड़ा यहाँ पर, जैसे हमने बोला यार एक काम करते हैं हम, हमने बोला ये आर, ठीक है, हमने बोला इस आर, अब हमने इस आर पे कोई केमिकल चेंज कराया, इसको जला दिया, इसको हीट दी, जो भी कराना है करा दिया, कोई भी एक केमिकल चेंजेस, टेम्परेचर चेंज, कुछ भी कर दिया, जिससे कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गई। अब इस आर से हमें कुछ मिल गया, लेट से पी मिल गया। तो आर की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो पी से डिफरेंट होगी। ऐसा नहीं कि आर और पी की केमिकल प्रॉपर्टीज मैच करेगी, नहीं मैच करेगी। तो ये जो पूरा प्रोसेस है बच्चों, इसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब रिएक्टेंट है, आर फॉर रिएक्टेंट एंड पी फॉर प्रोडक्ट। जो रिएक्शन के लेफ्ट साइड में है वो रिएक्टेंट, जो राइट साइड में है वो प्रोडक्ट। तो आपकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी दे रखी है केमिस्ट्री के अंदर। सो मैंने पूरी एक्टिविटी में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं बस उसका बेसिक्स बता देता हूँ। देखो क्या है बेसिक्स, कि जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन अब मतलब जब हम मैग्नीशियम, इसको बोलते कैसे है, इसको केमिकली ऐसे बोलते हैं, लेकिन असली में क्या करते हैं हम, जब हम मैग्नीशियम को हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, O2 का मतलब इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो हमें MgO मिलता है। और इसकी क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे? क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो मैग्नीशियम है वो कैसे बर्न होता है। ये होता है वाइट डेजलिंग लाइट किससे बर्न होता है। जैसे कि हमारी दिवाली की पेंसिल होती है ना, एक पेंसिल आती है, उसको अपन जलाते हैं तो डेजलिंग लाइट निकलती है उसमें से, वैसे ये बर्न होता है। ठीक है। और एक और क्वेश्चन क्या पूछेगा कि अगर हम इसको डायरेक्ट जलाएंगे तो ये जल जाएगा क्या? बताओ, नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे, क्योंकि जहाँ पर हम मैग्नीशियम को मतलब रखते हैं,
तो वो क्या करता है, उसके ऊपर एक MgO की ड्राई लेयर बना देता है। जैसे ये MgO का रिबन है, तो ये है ना MgO की ड्राई लेयर बना देता है। ये हमारी लेयर बन गई MgO की। सो जब हम इसको माचिस लेके आते हैं जलाने के लिए, तो ये रिबन क्या करती है, इसको सॉरी ये लेयर क्या करती है, इस मैग्नीशियम के रिबन को जलने नहीं देती है। सो अगर हमें इसको जलाना है तो पहले हमें इस लेयर को साफ करना होगा। इस लेयर को साफ कैसे करेंगे, हम सैंड पेपर से साफ करेंगे। ठीक है, किससे करेंगे, सैंड पेपर से। और वाइट डाइजनिंग लाइट अगर समझ में नहीं आई हो, कोई इसको फटाके वटाके का शौक नहीं हो, तो आप देख सकते हो। ये देखो, ये अंकल जी जला रहे हैं, ये एकदम वैसे ही बर्न होता है वाइट डाइजनिंग लाइट से। तो ये समझ में आ गया, ये सब क्वेश्चन वही है, ये आप पढ़ लेना एक बार, नोट्स मिल जाएंगे आपको इस लेक्चर के बाद। हाँ, तो मैं उस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ रिएक्शंस इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहली रिएक्शन ये है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, और मतलब ये रिएक्शन, इसकी रिएक्शन यहाँ लिख रखी है। और ये जो येलो कलर है ना, ये PbI2 है, और ये क्या है, PPT है। सो ये एक PPT है और इसका कलर होता है येलो। ये सैम्पल पेपर में आया था बच्चों, इस बार क्वेश्चन सैम्पल पेपर मैंने सॉल्व करा है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वीडियो आई बटन में जाके देख सकते हैं, मैं डाल डाल दूंगा उसमें आई बटन के अंदर। सो हीटिंग ऑफ ए लीड नाइट्रेट, एमिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। हाँ, तो ये इस लेड नाइट्रेट का कलर इंपॉर्टेंट है, लेड 2 ऑक्साइड का कलर इंपॉर्टेंट है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा हूँ डायरेक्ट याद कर लो यार, चलो रिएक्शन ही तो है। तो जैसे मैं यहाँ पर एक स्लाइड है, 2PbNO3 का होल ट्वाइस इक्वल्स टू, एक सेकेंड, 2PbO प्लस NO2 प्लस O2। देखो, कोई भी कार्बोनेट को अगर हम हीट करते तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, तो ये नाइट्रेट है, नाइट्रेट को हीट करेंगे तो सीधी सी बात है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगी। और ये कौन सी, ब्राउन फ्यूम्स, आपको सिर्फ कलर याद करना है, ब्राउन फ्यूम्स। ओके, ब्राउन फ्यूम्स के साथ निकलेगी है। और जो PbNO3 का होल ट्वाइस है ना बच्चों, वो है लेड नाइट्रेट। और यहाँ पर Pb की वैलेंसी कितनी है, देखो नाइट्रेट की होती है -1, और यहाँ पर है 2, यानी कि अगर इसके नीचे 2 रहा होगा तभी वहां पर 2 आएगा ना। जब हम ऐसे 9th में करते थे, फॉर्मूला बनाते थे अपन, तो ऐसे ही करते थे ना, इसकी वैलेंसी को इससे मल्टीप्लाई कर देते थे और इसकी वैलेंसी को इससे। तो PbNO3 का वोल्ट वाइज ऐसे ही बन रहा है, यानी कि Pb का चार्ज है प्लस, और ऑक्सीजन का चार्ज हमेशा -2 होता है ऑक्साइड का। ओके, तो ऑक्साइड बन रही है, हीट करेंगे, हीट तो ऑक्सीजन के साथ ही करेंगे ना, इसको हीट ऑक्सीजन के साथ ही करेंगे, तो हवा में ऑक्सीजन होगी, और नाइट्रोजन भी होगी हवा में, और नाइट्रोजन यहाँ पर भी है। तो नाइट्रेट को हीट करेंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगी, ऑक्सीजन हवा में है ही, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा ये, तो PbO बना लेगा। तो ये रिएक्शन का एक टाइप से हम कह सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने का। अल्टरनेटिवली आपको याद करना ही है, और सारी रिएक्शन नहीं है बच्चों, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जो ही मैं लेकर के आऊँ, ऐसा नहीं कि आपको सब। और ये साइंटिस्ट साहब हमारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो इनको करने देते हैं हम एक्सपेरिमेंट। ये वाली रिएक्शन भी याद कर लेना। और ये जो होता है ना बच्चों, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक ऑक्साइड, मैग्नेटिक ऑक्साइड। ओके, सो बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन क्या है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ मास। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछेगा, हमेशा पूछते हैं। और इसका दूसरी भाषा है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऐसा भी दे सकता है। और इसका मतलब क्या, तराजू में अगर हमने लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट रखा और राइट साइड में प्रोडक्ट रखा, तो तराजू एकदम इक्वल लेवल पर आ जाएगा। अब आप बोलोगे कि बैलेंसिंग होती क्या है, मुझे समझ में नहीं आया, तो चलो आपको समझा देते हैं। देखो, बैलेंसिंग कुछ नहीं होती है। जो रिएक्टेंट होता है और जो प्रोडक्ट होता है, बैलेंसिंग क्या बोलती है कि जो रिएक्टेंट का मास है वो कंजर्व्ड रहना चाहिए। अगर वो प्रोडक्ट भी बना रहा है, तो ऐसा नहीं कि रिएक्टेंट का मास मान लो 3 है तो प्रोडक्ट का 5 हो जाएगा। मास कभी भी नहीं चेंज होगा, मास हमेशा इक्वल रहेगा। ठीक है, सो यही है हमारी बैलेंसिंग। थोड़ी और आसान भाषा में समझाओ सर, ऐसे समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं, ये एक सैम्पल पेपर में मैंने लिया था एग्जाम्पल, मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है, क्योंकि इससे सबसे आसान तरीके से बैलेंसिंग की इक्वेशन समझ में आ जाती है।
तो मैं बोल रहा हूँ देखो यहाँ पर कितने कार्बन है, एक कार्बन है, यहाँ कितने हाइड्रोजन है, यहाँ 4 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। अभी इधर देखो, कार्बन कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, नहीं सॉरी 3 है, और हाइड्रोजन 2 है। तो क्या ये मतलब देखो, अगर आप कार्बन का मास देखोगे तो 12, हाइड्रोजन का 4 है ना, ऑक्सीजन का 8, और 8 इंटू 2 16, सॉरी 16 इंटू 2 32, ठीक है। तो कार्बन का 4, सॉरी कार्बन का 12, ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, तो 16 to 48, और हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 2। तो अब इसको 50 और 62 हो रहा है, यहाँ कितना हो रहा है, 32 और 14, 32 और 16 कितना हो गया, 48। 52 और 48 नहीं बैलेंस है ना। देखो यहाँ का मास और यहाँ का मास इक्वल है, आपको कैलकुलेट नहीं करना है, मैं जस्ट बता रहा हूँ। तो हमारे को ये मैं बता रहा हूँ कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जितने रिएक्टेंट है ना उतने ही हम प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। यानी कि क्या, हर एक एलिमेंट को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ एक कार्बन है तो हम चाहेंगे कि रिएक्टेंट साइड में भी एक हो, यहाँ 4 हो तो यहाँ भी 4, तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड से ही करेंगे, इसका कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है। तो सबसे पहले अगर चलो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो मैं सोच रहा हूँ यार चलो यहाँ 2 कर देता हूँ मैं। तो देखता हूँ, देखो एक कार्बन बैलेंस है, 4 हाइड्रोजन हो गए ना, देखो 2 इंटू 2 4 हो गए, तो 4 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन बैलेंस है। बट ऑक्सीजन बैलेंस है क्या, अभी 2 ऑक्सीजन है, और इधर कितने हैं, 2, तो ये हो गए और 2 ये हो गए, तो 4 ऑक्सीजन है। तो 4 ऑक्सीजन तो कभी भी बैलेंस नहीं हो सकता, मतलब 2 और कभी भी 4 के इक्वल नहीं, यानी ऑक्सीजन अभी भी अनबैलेंस है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हो गई बैलेंस इक्वेशन। देखो कैसे, कार्बन 1 है यहाँ, कार्बन 1 है यहाँ, सही बात है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है, ऑक्सीजन देखो यहाँ पर भी 4 हो गया। हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन भी यहाँ पर 4 हो गया। तो बैलेंस हो गई इक्वेशन। मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ हैं उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ होने चाहिए, बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, तो बैलेंसिंग समझ में आई होगी आई होप। अब आप लोग सर एक और एग्जांपल करके दिखाओ, चलो एक और कर देते हैं। एफ ई, यहाँ देखो एफ यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, चलो हाइड्रोजन बैलेंस ही है। यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो अब यहाँ 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो अब मेरे को 8 बनाने पड़ेंगे यहाँ पर भी, तो तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो 3 एफ है, 3 एफ है, 8 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, तो बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस है, आंसर आ गया। अब बोलो गिव मी सम मोर एग्जांपल्स, तो मैं बोलूँगा ठीक है, होमवर्क है इसलिए मैंने ऐसे किया। मैं नहीं कराने वाला, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए। सो ओके, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होती है, तो ये सारी टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होती है। और इनमें देखो मेनली तो आपके कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स है। ये इसको एक ही जॉनर मानता हूँ मैं। और एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक तो चलते फिरते समझ लेते हैं अपन, चलते फिरते कैसे सर, क्या बोल रहे हो आप, मेरे को समझ नहीं आ रहा। देखो जो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, सबसे पहले वर्ड का मतलब समझते हैं। एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर, थर्म मतलब तो सबको पता होगा यार, हीट। जैसा नाम है वैसा ही काम है। क्या मतलब है सर आपका, ऐसा थोड़ी ना होता है, चलो बता देते हैं कैसा होता है ऐसा। सो एक्सो मतलब बाहर, हीट का निकलना इज एन एक्सोथर्मिक। और हीट, अगर आप किसी रिएक्शन को हीट दे रहे हो तो एंडोथर्मिक। ठीक है, एंडो मतलब किसी रिएक्शन, जैसे रिएक्टेंट अगर मैंने उसको हीट दे दी, ले रहा है हीट, ले ले ऐश कर दूं, फिर वो प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये हो गई एंडो। बट अगर कोई रिएक्टेंट है, उससे कुछ प्रोडक्ट बन रहा है लेकिन साथ में हीट भी निकल रही है, तो उसको हम बोलेंगे एक्सो। ठीक है, समझ में आ गया। तो जैसा नाम है वैसा ही काम है। अब पहली रिएक्शन आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो चीजों का कंबाइन होता है, देखो ये कंबाइन हो रहा है और फिर एक नया प्रोडक्ट बना रहे, दो चीजें कंबाइन हो गई और एक नया प्रोडक्ट बन गया,
तो उस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक सेकेंड देखना, हाँ, ये देखो, ये ए बी और ये एक अलग ही चीज बन के आ गई, ये बी। ठीक है, समझ में आ गया तो नाच लो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन दो या दो एलिमेंट्स में हो सकती है, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड में भी हो सकती है, एक एलिमेंट एक कंपाउंड में भी हो सकती है। तो कुछ भी मिले, कुछ प्रोडक्ट तो बनेगा ही बनेगा। सो क्विक लाइन, ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आपको को आता रहता है ये हमेशा, मतलब बोर्ड रिपीट करता है ऐसी चीजें। तो देखो, कैल्शियम ऑक्साइड है, पानी के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। और जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसको हम क्विक लाइम बोलते हैं, लिख रखा है यहाँ पर पहले से ही, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेग लाइम बोलते हैं, स्लेग लाइम की फॉर्मेशन है। और अगर लाइम वाटर पूछे तो स्लेग लाइम में अगर थोड़ा सा पानी डाल देते तो वो लाइम वाटर बन जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कैसे है मैं आपको नहीं बोलूंगा रटने के लिए। देखो, CaO+H2O, अगर मैं आपको सिर्फ ये दे दूं तो आप बना सकते हो प्रोडक्ट, बना के देखो। देखो कैसे बनाने, इसको सबसे पहले Ca+2 है और O-2, क्योंकि O हमेशा -2 होता है, इसलिए मुझे पता चल गया कि Ca भी अगर 2 होगा तभी तो ऐसा बनेगा Ca2O2, और इसको सिंप्लीफाई में हम ऐसे लिखेंगे। तो इसलिए अगर मेरे को एक का पता है तो मैं दूसरी का आराम से पता लगा दूंगा फॉर्मूला देखकर, ठीक है। सीओ, तो सीओ कैसे बना, Ca+2 और Ca+2 और O-2। H2O कैसे बनता है, H+ से और OH- से बनता है। चलो, H, अब इसका प्लस, इसका माइनस, इसका माइनस, इसका प्लस, ठीक है। तो क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2O, ठीक है। तो ये H2O हम लिख नहीं रहे, ठीक है, ये H2O नहीं लिखना है, याद रखना है, ये H2O नहीं आएगा क्योंकि परफेक्टली कभी भी रिएक्शन ऐसे होती नहीं है। तो ये मैं बता रहा हूँ, याद रखने का तरीका है, H2O की जगह हम हीट लिख देते हैं, CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट। ये मेथड नहीं, ये आपको रिएक्शन जहां पर भी दिख जाए याद रखनी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब मैक्सिमम पोर्शन आप कैसे याद रख सकते हो। और हीट निकल रही है, देखो इस रिएक्टेंट में हीट निकल रही है, यानी कि ये कौन सा प्रोसेस हुआ, एक्सोथर्मिक। पूछ सकता है कि जब हम क्विक लाइम को भाई पानी के साथ रिएक्ट कराते हैं तो जो प्रोसेस हो वो कौन से, जो रिएक्शन है वो कौन सी, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक है भैया, हीट निकल रही है। तो स्लेग लैम्प फॉर वाइट वॉश, स्लेग लैम्प क्या होता है, जैसे हम जो लाइम वाटर होता है ना, लाइम वाटर कैसे मैंने बताया, जो CaOH का होल्ड वाइज उसमें थोड़ा सा पानी डाल दो तो वो लाइम वाटर बन जाता है। लाइम वाटर को हम जब दीवारों पे लगाते हैं तो क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। क्यों, क्योंकि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड रहती है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। और फिर 2-3 दिन के बाद, मतलब वाइट वॉश, उसको जब हम लाइम वाटर को दीवारों पे लगाते हैं उसको हम बोलते हैं वाइट वॉशिंग। और 2-3 दिन के बाद उस दीवारों में एकदम चमक आ जाती है। तो ये स्लेग लाइम फॉर वाइट वॉश, ये एक प्रॉपर्टी है आपको। और वो चमक किसकी वजह से आती है, वो चमक आती है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, या फिर कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन की वजह से, ठीक है। तो ये है, आप एक बार ये भाषा पढ़ लेना इसकी, मैंने आपको अपनी देसी भाषा में समझा दिया। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन का उल्टा। कॉम्बिनेशन में एक दो, मतलब दो दो या दो से ज्यादा चीजें जोड़ के एक नया चीज बनाती है, लेकिन डिकम्पोजिशन के अंदर एक चीज टूट जाती है वेरियस चीजों में। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हो कि FeSO4 इनका भरा पूरा परिवार था, FeSO4.7H2O, परिवार में लड़ाई झगड़े हो गए और FeSO4+7H2O बना दिया इन्होंने, ठीक है। सो ये हो गया डीकम्पोजिशन, इनमें सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स अप इनटू 2 और मोर सिमिलर प्रोडक्ट्स। पढ़ लेना आप रिएक्शन, ये रिएक्शन याद नहीं करनी है इसलिए मैंने यहाँ पर मार्क भी नहीं किया है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन वैसे तो होती है एंडोथर्मिक। जनरली अगर आपको कोई डीकम्पोजिशन रिएक्शन दिखे तो वो एंडोथर्मिक है, ठीक है। बट आई एम एन एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन है हमारे पास, केमिस्ट्री का नाम ही एक्सेप्शन होना चाहिए। So the decomposition of vegetable matter into a compost is an example of exothermic। देखो decomposition है लेकिन exothermic है। So ये exception है, ये important भी है और पूछ भी सकता है आप लोगों को। So some more examples, once more और example बताते जाओ। ये important reaction है, याद भी करनी है। CaCO3 CaO और CO2 बनती है, ठीक है। CaCO3 को लाइमस्टोन बोलते हैं, CaO को क्विक लाइम बोलते हैं और CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। और कुछ फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है, ये भी एक डिकम्पोजिशन का पार्ट है। जब हम हीट देने की मेहनत नहीं करनी है तो सीधा सामने कुछ कंपाउंड लिया, उसको खिड़की में रख दिया,
भाई यार जोर आ रहा था, लाइट वो कौन लगाए माचिस वगैरह। तो ये इसको हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। ये तो खैर मजाक की बात है। इस ये इस, इसको हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। सनलाइट को हम प्यार से एच बोलते हैं। अगर हम इसको सिर्फ हीट देंगे ना तो ये नहीं जलेगा, इसको लाइट भी चाहिए, इसलिए हम सनलाइट के सामने रखते हैं। AgCl का कलर याद रखना है, वाइट होता है। Ag का याद रखने के लिए नहीं बोलूंगा क्योंकि पता है ग्रे कलर है। Ag मतलब होता है क्या, सिल्वर। सिल्वर का कलर कौन सा था, ग्रे ही होता है ना दोस्तों। सो ये अब H2O2 वाला है, ये भी एक टाइप का फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है। AgBr है, ये वाली भी रिएक्शन पढ़ लेना एक बार। और Ag का कलर ग्रे होता है, AgBr का कलर लाइट येलो होता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जैसे कि आपके पास A+BC है और हमारे को मिल रहा है AC+D। अब इस एक कहानी सुनो, एक सेकंड, एक कहानी सुनो। एक पति पत्नी थे। कौन थे, पति पत्नी, ठीक है। बढ़िया उनका परिवार चला था, बट ए थोड़ा सा है आया मस्त। तो ए को जो है, ये सी है मान लो पत्नी और बी है पति। तो सी पसंद आ गई। तो यार ए ने बोला यार इसकी तो शादी हो रखी है, फिर भी मेरे को तो सी चाहिए। ये बहुत ही मतलब वो हीरो, वो विलन टाइप का आदमी है। तो ए ने बोला चलो बी को मर्डर कर देते हैं, बी को उसके घर से निकाल देते हैं। तो उसने एकता कपूर के सीरियल देखे, 100 सीरियल देखने के बाद उसको आइडिया लग गया कैसे बी को घर से निकालना है और सी के साथ शादी करनी है। तो जैसे ही उसको आइडिया लगा तो उसने बी को बेचारे को फेंक दिया और सी के साथ शादी कर ली। और अब खुशी खुशी जीवन बिता रहा है और बी रो रहा है। बी रो रहा है बेचारा, रोने दो इसको। सो रोने, चलो रोने दिया इसको। अब एक केस तो ये है, बट अग अब मतलब ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होती है, ये क्या होती है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। A+BC=AC+B। बट अगर मान लो ए ने एकता कपूर के सीरियल देखे, स्ट्रेटेजी अपनाई, फिर भी हो सकता है कि नहीं। मान लो अगर बी ने भी एकता कपूर के सीरियल देख रखे हो तो फिर ए के पास नहीं है ताकत बी को हटाने के लिए। तो फिर वो बी की ये रिएक्शन होगी ही नहीं। ए कभी सी के साथ शादी नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब क्या, जब अगर बी ज्यादा रिएक्टिव हुआ ए से, जब अगर बी ज्यादा रिएक्टिव हुआ ए से तो ए कभी भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। बट अगर ए ज्यादा रिएक्टिव है बी से तो ए डिस्प्लेस कर देगा, शादी कर लेगा सी के साथ। तो इस इसलिए हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब भी पढ़ते हैं तो हमें रिएक्टिविटी पट का ऑर्डर याद रखना पड़ता है। अब बोलोगे सर आप इतनी चीजें याद रखने के लिए बोलते हो और बोलते हो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। टेंशन तो होगी यार, आखिरी के टाइम में क्या क्या रखेगा बंदा। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ याद मत रखो। तो देखो मैंने एक ट्रिक बताई है, इसको ना मतलब 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। ट्रिक क्या है, देखो पोटेशियम, बस यार कलर थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। पोटेशियम प्लीज, पी का पी और पोटेशियम का पी, सोडियम का एस, स्टॉप का एस, कैल्शियम का सी है, एम एम, ए एल, जेड एन। पहले मैं बता देता हूँ, ऐसे सिंक हो रहा है पूरा, पूरी जो ट्रिक है वो सिंक हो रही है, ठीक है। और लीड का एल और लीना का एल। तो ट्रिक क्या है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी आलू, जनता फिर नहीं सुनेगी। आप एक राजा हो, आपको हर जगह आलू, कोई आपकी गर्लफ्रेंड है कोई कुछ है तो आपको आलू आलू बोलती है, तो फिर मतलब लड़कों मतलब जो जनता है वो बहुत मतलब गुस्से में आ जाती है। इसलिए आप राजा अपनी वाइफ को बोल रहे हो कि यार आलू मत बुलाओ, जनता गुस्सा हो रही है, मत, जनता नहीं सुनेगी। तो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी आलू, जनता फिर नहीं सुनेगी। और फिर अब थोड़ा, अब दूसरा सिनेरियो क्या है, आपको लीना अच्छी लगती है, इसलिए आप आपके बेस्ट फ्रेंड से बोल रहे हो लीना इज क्यूट, नो। सो लीना क्यूट है, सो आप आपके बेस्ट फ्रेंड को बोल रहे हो लीना इज क्यूट। अगर कोई लीना हो तो यार ऑफेंड मत होना, मैंने बस जैसे एक ट्रिक है ये। सो HGAGPTAU, ये थर्ड ट्रिक है, हगे AGPT और AU, AGPT और AU हगने गए एक साथ। सो हगने का मतलब मैं नहीं बता सकता, मतलब पता ही है सबको। नहीं पता है तो यार अब सर्च कर लेना गूगल पर, सब आ जाते हैं गूगल पर। सर्च करने से सब होगा, गूगल पे कहने से सब होगा, वो ऐड आती है ना। मेटल डाइल्यूटेड HCl मेटल सॉल्ट और गैस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ही बार में खत्म कर देगा। आपको बोल दिया भैया मेटल प्लस डाइल्यूटेड HCl इज इक्वल्स टू मेटल क्लोराइड,
क्या बोला? मेटल सॉल्ट प्लस गैस, ठीक है सर, आपने बता दिया, हमने मान लिया। और मेटल में आपको चार एक मेटल दे दिए, Cu आयरन मैग्नीशियम जिंक, मेटल में आपको बोल दिया Cu आयरन मैग्नीशियम जिंक, ठीक है। तो अब डाइल्यूटेड HCl के साथ इनमें से कौन रिएक्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा, मतलब होगी तो डिस्प्लेसमेंट ही, और हाइड्रोजन गैस को निकालेगा। तो देखो कॉपर करेगा क्या, अगर कॉपर की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा हुई तो ही तो रिएक्ट करेगा, तो ही तो हाइड्रोजन को धक्का देके Cl के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो देखो हाइड्रोजन तो यहाँ नीचे कहीं आ रहा है, और कॉपर उससे भी नीचे आ रहा है, तो यार नहीं, कॉपर नहीं है, इतना औकात नहीं है यार इसकी, हाइड्रोजन की, कॉपर की औकात नहीं है, मतलब हाइड्रोजन को धक्का मार देगा और उसकी बीवी से शादी कर लेगा। कॉपर कमजोर आदमी है, तो कॉपर तो नहीं करेगा। आयरन कर देगा क्या? आयरन कर देगा, हाँ कर देगा, देखो ऊपर आ रहा है ना हाइड्रोजन से, तो आयरन क्या है, तो आयरन कर देगा। सिमिलरली आप जब रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे तो मैग्नीशियम और जिंक दोनों ही डिस्प्लेस कर देंगे, सिर्फ कॉपर में ही दम नहीं है, बाकी इन तीनों में बहुत दम है। इन्होंने इतने ज्यादा Cl देख लिए कि ये पूरा इनको याद है कि कैसे कब कौन सी क्या ट्रिक लगानी है, और Cl से शादी करके FeCl2 या MgCl2 या ZnCl2 बनाना है, मेटल सॉल्ट, ठीक है। तो हमने देखा कि कॉपर में दम नहीं था। अब अब देखते हैं ये क्या बोल रहे हैं, कौन सा करेक्ट है। कॉपर गैस इवॉल्व करेगा, अरे कहाँ से करेगा यार, वो कॉपर की तो रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम थी, तो रिएक्शन ही नहीं होगी। आयरन करेगा, हाँ करेगा। मैग्नीशियम, ये बोला मैग्नीशियम नहीं करेगा, नहीं सर मैग्नीशियम तो कर रहा था। जिंक कर रहा है, हाँ जिंक भी कर रहा है, तो कौन सा सही हो गया, सेकंड और फोर्थ सही हो गए, तो सेकंड और फोर्थ सी ऑप्शन में आ रहे हैं, आंसर हो गया। तो कभी कभी क्या होता है कि होने की आपको आंसर आने के बाद भी आप गलत मार्क कर सकते हो, तो इसलिए हमेशा क्वेश्चन को पूरा पढ़ना चाहिए। सैंपल पेपर का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, इसलिए ले लिया गया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है आयन एक्सचेंज रिएक्शन। देखो अगर ABCD ADBC, ये प्लस माइनस, ये प्लस ये माइनस, देखो इसका प्लस जाएगा इसके माइनस के साथ, और इसका माइनस जाएगा इसके प्लस के साथ, ठीक है। मान लो A और B भाई भाई हैं, और C और D भी भाई है, बट AB रियल भाई है, CD कजन भाई है। तो जब हम हमारे कजन आते हैं ना, तो हम उनके साथ बिजी हो जाते हैं और रियल भाई को भूल जाते हैं, तो वैसे ही सीन है, A C के साथ बिजी हो जाएगा, B D के साथ बिजी हो जाएगा, सॉरी B C के साथ हो जाएगा और A D के साथ हो जाएगा, है ना। इसका प्लस इसका माइनस और इसका, हाँ ठीक है, A D के साथ हो जाएगा और B C के साथ हो जाएगा। तो आयन्स का एक्सचेंज करना है। एग्जाम्पल के तौर पे, AgNO3 प्लस NaCl प्लस इक्वल्स टू AgCl प्लस NaNO3, ये एग्जाम्पल है। देखो Ag किसके साथ आ गया, Cl के साथ आ गया, NO3 Na के साथ आ गया है। NO3 हमेशा -1 होता है, 9th में हमने पढ़ा है कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड के जो वो रहते हैं, NO3 -1 होता है। सिमिलरली SO4 -2 होता है, CO3 -2 होता है। तो ये कुछ कुछ चार्ज है जो 9th में हमने पढ़े थे, याद होंगे आपको। तो AgNO3 प्लस NaCl AgCl प्लस NaNO3 हो गया, ठीक है। तो ये सब मोर एग्जाम्पल्स आप देख लेना, इसके अंदर ना एक बार इस पे थोड़ा सा तवज्जो देना, क्योंकि इसका कलर पूछता रहता है, ब्लू वाइट, है ना। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन, सबसे पहले तो मिर्जापुर के डॉन को देखते हैं, बोल रहा है धीरे धीरे सीख रहे हो, हाँ धीरे धीरे सीखेंगे भाई, एकदम से तो नहीं सीख पाएंगे। थोड़ा सा तेज हो गया हूँ मैं मानता हूँ, बट वन शॉट है, तो मुझे चीज़ें कवर भी करनी है और एक्सप्लेन भी करना है और सारी चीज़ें भी कवर करनी है, तो तेज तो होना बनता है। किट कैट ब्रेक नहीं, तेज होना बनता है, ठीक है। आपको भी वहाँ पर तेज ही करना है एग्जाम में, इतना टाइम नहीं है। हाँ, तो ब्रेक वेक नहीं लेना है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है। तो फटाफट से आते हैं, एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक सेकंड, कलर चेंज करेंगे, चलो करते हैं। कौन सा लूँ, ग्रीन लूँ क्या? हाँ ग्रीन लेते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन करते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। बट रिडक्शन मतलब क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो याद रख लेना, एक याद रख लेना, दूसरा अपना उसका उल्टा, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। प्लस मतलब एडिशन, माइनस मतलब रिमूवल। लिखने का टाइम नहीं है इसलिए मैं शॉर्ट में लिख दिया। एग्जाम्पल पर आते डायरेक्ट। देखो
ये Fe2O3 है, ये रिएक्टेंट साइड में जाकर क्या बन गया, Fe बन गया, यानी इसके 3 ऑक्सीजन कम हो गए। तो इस Fe2O3 का क्या हुआ, रिडक्शन हो गया। और ये देखो CO है, इसके पास एक था, वापस प्रोडक्ट साइड में जाके 3 हो गए, तो CO का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये पूछता है कि रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ। ठीक है, सो रिड्यूसिंग एजेंट कैसे देखते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे देखते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सॉरी अगर डिस्टरबेंस आ रहा होगा बैकग्राउंड से। देखो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, इसको आपको करना है ना मास्टर, तो एक कहानी सुन लो, फटाफट से आ जाएगा। देखो एक दो दो दोस्त हैं, ऐसे जो ए है बी है, अब आप ए तो आप हो और बी आपकी गर्लफ्रेंड हो, तो गर्लफ्रेंड अगर आपको कोई अच्छी लगती हो तो अच्छी लगती हो, अब अगर आप मतलब अगर लड़की कोई है तो वह बॉयफ्रेंड या फिर कोई जिसको अच्छा लगता हो वो मान सकता है, मतलब बी बेस्ट ही बेस्ट है, जो मानना है मानो। ए आप हो भाई अमीर आदमी, और आपका बी है जो है वो फकीर। तो बी आपने बोला यार मेरे पास 100 रुपए हैं, बी ने बोला ठीक है चल मेरे को दे, और लेके भाग गया बी। अब आप बहुत अच्छे हो, आपने तो खुशी खुशी थोड़ा सा दुख, पहले थोड़ा सा आप दुखी हुए, फिर आपने वहाँ चलो इतना मैटर नहीं किया, आप दोस्ती तो है यार, सही तो लेके गए हैं, पैसे करके दे दिए। तो अब देखो फाइनली क्या हुआ, ए के पास कितने रुपए हो गए, 0, बी के पास हो गए 110। तो ए गया 100 से 0 में, यानी ए हो गया रिड्यूस, बी हो गया 10 से 110 में, यानी कि बी क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड, है ना, बी हो गया ऑक्सीडाइज। लेकिन ए को रिड्यूस करने वाला पापी कौन है, ए को रिड्यूस करने वाला पापी है बी, तो बी क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और बी हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। और बी को ऑक्सीडाइज करने वाला दयालु इंसान कौन है, बी को ऑक्सीडाइज करने वाला दयालु इंसान है ए, तो ए हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ गया होगा, पूरी पिक्चर क्लियर एकदम दिमाग में क्रिस्टल क्लियर, FHD+ 4K में क्लियर हो गया। ठीक है, सो देखो Fe2O3 है, अब मैं अगर एग्जांपल लूँ, देखो Fe2O3 का तो हो गया रिडक्शन और CO का हो गया ऑक्सीडेशन, बट अगर मैं आपको बोलूँ कि Fe2O3 के पास पहले ज्यादा ऑक्सीजन थे और फिर बाद में हो गए कम, इसका मतलब क्या कि Fe2O3 रिड्यूस हो गया, लेकिन रिड्यूस करने वाला कौन है, CO, पापी इंसान, CO रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, CO के पास, CO का ऑक्सीडेशन हुआ, तो CO को ऑक्सीडाइज करने वाला कौन आदमी है, CO सिर्फ Fe की वजह से ही हुआ। ठीक है, या सॉरी Fe2O3 की वजह से ही हुआ, CO को ऑक्सीडाइज किसने किया, Fe2O3 ने किया, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, अब बोलोगे सर इसमें तो ऑक्सीजन नहीं है, इसमें कैसे देखेंगे, चलो सबसे पहले इसमें ऑक्सीजन कैसे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखते हैं। मैंने क्या बोला, ऑक्सीडेशन क्या होता है, प्लस हो या माइनस हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन वाला फैक्टर तो खत्म हो गया, माइनस हाइड्रोजन से देखेंगे, हाँ 2 हाइड्रोजन थे और यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि हाइड्रोजन कम हो गया, यानी कि ऑक्सीडेशन हो गया। H2S का ऑक्सीडेशन हुआ, यानी कि H2S के पास पहले 0 रुपीज थे, बाद में जाके 100 हो गए। अब Cl के पास नहीं, अब पहले 10 थे, अब 110 हो गए, है ना, 10 और 100 लिया था ना, हाँ ठीक है, पहले 10 थे H2S के पास, बाद में 110 हो गए। H2S किस में बना, S में, और ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया ना। और Cl के पास देखो पहले एक भी हाइड्रोजन नहीं था, बाद में एक हाइड्रोजन आ गया, यानी कि हाइड्रोजन का आना यानी रिडक्शन। सो अगर मैं बोलूं आपको कि P का हुआ ऑक्सीडेशन, तो किसने किया ऑक्सीडेशन, Cl ने किया ना, Cl2 ने किया, तो Cl2 क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया ना। देखो ये थोड़ा सा कलर यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत आ रही हो तो मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ, एक सेकंड ना। हाँ, तो P का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। Cl2 का Cl2 ने ही किया ना, H2S का ऑक्सीडेशन किसने किया, Cl2 ने किया, और Cl2 का रिडक्शन किसने किया, H2S ने, तो पापी इंसान H2S रिड्यूसिंग एजेंट।
अच्छा इंसान Cl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आई होप समझ में आया होगा। देखो कोरोजन क्या होता है, और ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, पूरा पढ़ना है। कोरोजन क्या होता है, हमारे ऑक्सीडेशन, अगर हम केमिकली अगर हम डेली लाइफ में देखें तो हमारी जो आसपास की चीजें होती है उसका भी ऑक्सीडेशन हो जाते हैं और वो चीजें खराब हो जाती है। जैसे कि आयरन की बात कर लूँ, सिल्वर की बात कर लूँ, कॉपर की बात कर लूँ। सिल्वर, देखो सिल्वर काला पड़ जाता है ज़्यादा टाइम तक अगर अपन देखें तो उसको। और आयरन आपको पता ही है रस्ट हो जाती है, अगर बारिश के मौसम में रख दे तो मॉइस्चर में उसको रख देते तो रस्टिंग लग जाती है उसके ऊपर। और जो कॉपर होता है वो भी कोरोड हो जाता है और उस पर ऐसा 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 ग्रीनिश लेयर आ जाती है, ग्रीनिश ब्लू कलर की लेयर। तो देखो आयरन कोरोडेड ऐसा दिखता है। सिल्वर देखो पहले अपन दुकान चलाते हैं तब तो ऐसा दिखता है और बाद में फिर ऐसा हो जाता है। सो यही है सारी चीज़ें। अब ये इसमें सिर्फ आपको ये वाली रिएक्शन ध्यान में रखनी है, बाकी आपको याद रखना है सिल्वर ब्लैक हो जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रेजेंस में, और कोरोजन इन कॉपर ग्रीन लेयर। बस आपको ये याद रखना है, ग्रीन लेयर, ठीक है। बट ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए कि आपको पूछ लिया रशलिंग की रिएक्शन लिखो तो लिख सकते हो आप। ये शायद नहीं, इतना नहीं पूछते, बट हाँ आप याद रख सकते हो कि सिल्वर ब्लैक हो जाता है और कॉपर और कोरोड होके ग्रीन लेयर बना देते हैं। जैसे हमारे मटेरियल्स का होता है वैसे हमारे खाने की चीज़ों का भी होता है। जिसमें ऑयल्स होता है, जिसमें फैट्स होते हैं, वो भी कोरोड हो जाती है चीज़ें। तो उसका भी ऑक्सीडेशन हो जाता है देखो। और खाने की चीज़ों का ऑक्सीडेशन को हम रेंसिडिटी बोलते हैं। देखो ये ताज़ा ऑयल था, फिर आपने उसको ख़राब हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया तो वो रेंसिड ऑयल हो जाते हैं। तो जैसे ये चिप्स है ख़राब हो चुकी है, इसलिए हम क्यों कहते हैं कि हमें कोई भी चीज़ मतलब आपको एक्सपायरी डेट चीज़ के लानी चाहिए दुकान से और फिर यूज़ करना चाहिए, फिर ही खाना चाहिए। क्योंकि आपकी हेल्थ ख़राब हो जाती है अगर आप रेंसिड ऑक्सीडाइज फूड खाते हो, क्योंकि वो ख़राब हो जाता है। इसलिए हमें क्या देख बोलते हैं कि आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है आपको। जब भी आप कोई चीज लाओ उसकी वो देख के लाओ, क्या एक्सपायरी डेट। और इनफैक्ट दवाइयाँ में भी होता है, दवाइयों में फैट्स होते हैं तो वो भी खराब हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि एक्सपायरी डेट देख कर ही यूज करना चाहिए प्रोडक्ट्स को। और इनफैक्ट कुछ डॉक्टर तो बोलते हैं कि जो आंखों की दवाई होती है ना, उसको एक खुलने के 1 महीने बाद अगर यूज नहीं कर रहे हो, मतलब 1 महीने तक के बाद यूज नहीं करना चाहिए, खुलने के 1 महीने बाद तक सारी यूज कर लो। उसमें वो लिखी हुई होती है, उससे भी कम बताते डॉक्टर। तो प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी के कुछ मेथड्स हैं, तो ये आप पढ़ लेना घर पे। तो थैंक यू सो मच गाइस। स्ट्रेस नहीं लेना है, और ये क्योट याद रखो, डू नॉट स्ट्रेस, डू योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट। कोई स्ट्रेस मत लो, अपना बेस्ट दो, और बाकी की चीज़ों को भूल जाओ। मतलब जो भी टेंशन वेंशन है सब भूल जाओ। टेंशन वेंशन छोड़, बच्चा हो जा तू भी, फालतू गाना सुनो और एंजॉय करो और पढ़ाई भी करो। ठीक है, बाय बाय।